श्रोताओं व दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना, जो बीच बीच में आपके ज्ञानवर्धन के लिए और अपडेट करने के लिए हाल ही में ये खबर एआई रोबोटिक रोबोटों का कंपनियों में काम करना या आदमी की जगह रोबोट का उपयोग करना किसके हित में है? देश हित में है, कामगारों के हित में है, या सिर्फ नेताओं को कहने के लिए ऑटोमेशन जिसे कहा जाता है। अमेरिका की कंपनियां एआई या ऑटोमेशन को अपना रही है और ये इसी तरह से अपनाती रही, तो विकासशील देश भी उनकी नकल करेंगे। जहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोज़गार मिल नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पर एक चिंता का सबब बनता है। बेरोजगारी दर अगर यूरोपियन देश की देखी जाए तो 6.3% है। अमेरिका में ये 4.1% है। इसके बावजूद अमेरिका की कंपनियां ऑटोमेशन अपना रही है। एआई या रोबोटिक प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि एक रोबोट बिना थके लंबे समय तक उसी तरह से काम कर सकता है जिस तरह से आदमी शुरुआत के एक आध घंटे काम कर सकता है, या घोड़ा कुछ घंटे दौड़ सकता है, कार लगातार दौड़ते हुए गंतव्य तक पहुंचती है। तो घोड़ा और कार की तुलना जिस तरह से की जा सकती है, उसी तरह से समझ सकते हैं कि रोबोट कामगार की तुलना में कई गुना ज़्यादा काम कर सकता है। ये दौर यूट्यूब का है, रीलों का है। यूट्यूब पर कई तरह के वीडियो आते हैं, उसमें देखते हैं कि रोबोट धान काट रहा है, रोबोट कामगारों का काम कर रहा है, रोबोट कारीगरों का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि रोबोट चल फिर रहा है, रोबोट चल करके उसी तरह से बोरियां उठा रहा है, रोबोट वह सब काम कर रहा है जो आदमी काम करता है। तो आदमी की तुलना में वो कई गुना ज़्यादा काम कर सकता है और आदमी से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो सस्ते के चक्कर में आप रोबोटों को अपना रहे हैं। इसका हश्र क्या होगा, इसके कई पहलू हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम हर नई चीज़ को इस तरह से अपना लेते हैं जैसे वो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती। ठीक इसी तर्ज पर एआई या रोबोटिक्स से बेरोजगारी बढ़ेगी। यूरोप या अमेरिका का अलग सोचना है। अमेरिका कैसे सोचता है, इस पर आप गौर कर सकते हैं कि अमेरिका में सेवानिवृत्ति जितनी हो रही है उतने लोग काम करने के लिए उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यानी वहाँ जीवन दर कम है, वहाँ पर औसत पैदावार लोगों की भारत की तुलना में कम है, जन्म दर कम है। तो सेवानिवृत्त जितने होते हैं उतने लोग रिप्लेस नहीं हो पाते। वर्कर की कमी रहेगी तो वर्करों की कीमत बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा, और वेतन बढ़ने से अंततः इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। और लोकतंत्र में वोट इसी बात पर मांगे जाते हैं कि महंगाई मेंटेन रखी जाए। अगर महंगाई बढ़ती है तो जनता आक्रोशित होती है, जनता में असंतोष बढ़ता है, जनता के मन में नेता के प्रति, मुखिया के प्रति, देश के प्रधान के प्रति, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होते हैं और अगली बार वो बदल दिए जाते हैं। इसीलिए वे विकास करना चाहते हैं, महंगाई रोकना चाहते हैं।
भले ही इसके लंबे समय में कितने भी कुपरिणाम, गलत परिणाम क्यों न सामने आते हैं, आते रहे उनकी बला से। तो वर्कर की कमी से वेतन बढ़ सकता है, इसलिए वर्कर के बजाय वो रोबोटिक का इस्तेमाल करना मुनासिब समझते हैं। सो कंपनियों ने ऑटोमेशन अपनाया। वर्कर की कमी है, एक तर्क ये दिया गया। दूसरा तर्क है कि विकास दर बनाए रखना नामुमकिन है अगर कंपनियों को वर्कर नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि कंपनियां अपने लगे हुए वर्करों को हटाती हैं, और वो तब होता है जब ऑटोमेशन होता है। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि ऑटोमेशन से वर्करों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बेरोजगारी वहाँ पर बहुत कम है। विकास दर बनाए रखने के लिए वर्कर नहीं है, तो उनकी जगह रोबोट काम करेंगे ताकि विकास मेंटेन रहे। आगे जाने के लिए अमेज़न का एक उदाहरण है, चश्मदीद। आप देख करके चौंकेंगे कि अमेज़न के श्रेवपोर्ट में एक वेयर हाउस, ऐसे वेयर हाउस और भी हैं, लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। इसमें अन्य से 10 गुना अधिक रोबोट रखे हुए हैं, बिकने के लिए तैयार है, जिन्हें कंपनियां खरीद रही है। अमेरिका में कामगार डरे हुए हैं, वैसे जैसे हर देश के डरे हुए हैं कि अगर उनको हटाया तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, पेट कैसे भरेंगे, काम क्या करेंगे। ये सवाल वो बराबर उठा रहे हैं। इसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि स्नाइडरों को मशीनों के साथ काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे रोबोट के साथ कैसे काम करेंगे, कंधा से कला मिला करके। वो कहना ये चाहते हैं कि रोबोट भी अपनी जगह रहेगा और कामगार भी अपनी जगह रहेंगे, बशर्ते कि वो अपनी स्किल बढ़ाए, प्रशिक्षित होकर के, और इस तरह से वह रोबोट के साथ भी काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से कुछ काम कम हो सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी, एआई यानी रोबोट। औद्योगिकीकरण जब हुआ तब बहुत सारे काम आसान हुए, और इसी के चलते हम जो आधुनिकीकरण देख रहे हैं, औद्योगिकीकरण देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, चमचमाती सड़कें देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं, रोज़ आए दिन कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई कंपनी नया प्रोडक्शन करने जा रही है, और हम हर वर्ष बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं, नई चीज़ देखते हैं। ये सब विकास कहलाता है। तो विकास किस कीमत पर हो रहा है? रोज़गार, बेरोज़गार, यहाँ तक कि पर्यावरण अंततः इसकी कीमत चुकाता है। ये ज़मीन, ये पृथ्वी उसी तरह से शुद्ध प्राकृतिक रूप में नहीं रह सकती। हर वर्ष सवाल उठता है, पर्यावरण के सम्मेलन किए जाते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा, धन दिया जाता है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन देश ज़्यादा पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं, तो पर्यावरण को सुधारने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्हें धन देना होता है, और अपने यहाँ प्रदूषण कम करना होता है। और प्रदूषण कम तभी हो सकता है जब आए दिन लगने वाले उद्योग, मशीनीकरण कम, फैक्ट्रियाँ जो धुआं उगलती है, सड़कों पर जो ट्रैफिक चलता है, ये कैसे, किस तरह से घटे। अब व्यक्ति पैदल नहीं चलता, अगर वो आधा किलोमीटर भी चलना होता है तो बाइक पर सवार होता है। कल तक जो बसें चलती थी, अब उनके स्थान पर कारें चलने लगी। बाइक हर घर में खड़ी है, और मध्यम वर्गीय परिवारों में
बाइक और कार होना सामान्य बात है। कल तक मध्यम वर्ग के पास, इक्के दुक्कों के पास कारें थी। गांवों में कारें थी ही नहीं, बाइक आई। इसके बाद उदारीकरण के तहत गांव हो या शहर, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या निम्न का उच्च वर्ग, ये तबका अब बाइक या कार से लैस है, या हर हाथ में मोबाइल है या बाइक है। ये विकास है, और इस विकास की कीमत अंततः ये आबो हवा, जलवायु बिगड़ता हुआ, जल पीने के लिए नहीं बचा। शुद्धतम रूप में आप कहीं से भी पानी, कुएं से या ट्यूबवेल से पानी निकालिए, वो कितना प्रदूषित है। हवा में जिसमें आप सांस लेते हैं वो कितनी अशुद्ध है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आज दैनिक भास्कर रविवार में पढ़ने को मिला, जो ये निष्कर्ष निकालता है कि अंततः व्यक्ति हर कदम पर, हर पल दौड़ रहा है। दौड़ किस लिए रहा है? और अर्जित करने के लिए, और धन पाने के लिए, और धन सुख के लिए, ऐशो आराम से रहने के लिए। ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी मशीनें, ऑटोमेशन, ये अंततः व्यक्ति को सुखी रखने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, और व्यक्ति इन चीज़ों तक उनकी पहुंच हो, इसके लिए वो पैसा कमाता है, जी तोड़ मेहनत करता है। क्या पैसे से या टेक्नोलॉजी से खुशी मिल सकती है? इसी तरह एक वीडियो आपने पिछली बार देखा सुना होगा कि पैसे में खुशी अंततः नहीं होती, तो किस में होती है? तब आप देखेंगे सुख का आधार जागरूकता है या होश है। अगर हम होश पूर्वक जीते हैं तो अंततः हम खुश हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और अगर हम बेहोशी में जी रहे हैं, उन्नीते जी रहे हैं, सोए सोए से जी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, हर दिन हर जगह सौंदर्य देखने की आदत होनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? जब आपको सुबह से लेकर के शाम तक अपने धंधे में लगा रहना है, आप प्रकृति को निहार नहीं सकते। और यही कारण है कि जब कोरोना आया, सड़कें या पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ, सड़कें थम गई, ट्रैफिक थम गया, बाजार ठहर गया, तब हवा कितनी शुद्ध हो गई थी। यूँ कहते हैं कि दूर से पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी थी, पेड़ ज़्यादा हरे हो गए थे, चंडीगढ़ से शिमला की पहाड़ियाँ दिखने लगी थी साफ साफ। वो चोटी जो दूर से नहीं दिखती थी अब दिखने लगी है। और लोग यहाँ तक कि जो कोरोना से ग्रस्त हुए वो अस्पताल में थे, लेकिन जो घरों में थे वो किसी तरह की दवाई नहीं, छोटी मोटी बीमारियाँ स्वतः ही ठीक हो गई। कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुँचा सिवाय कोरोना की। आज हम कोरोना के अलावा कितनी बीमारियों से ग्रस्त हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल, और भी बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी बीमारियाँ, शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट अटैक वगैरह, ये सब उस वक़्त क्यों करके नहीं हो रहे थे, ये सोचने की बात है। सवाल ये उठता है कि अंततः कोरोना ने ये दिखाया, ये साबित किया कि हम प्रकृति के पास लौटें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, जंगल भ्रमण करें या गाँवों की तरफ लौटें। शहर की आबो हवा प्रदूषित है। अभी दिल्ली जो पराली के जलने से धुआं धुआं हो रही है, सांस लेना दूभर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस पर, सरकारों से कहता है कि जल्दी निर्णय लें, वो पराली पर रोक लगाएं, पेनल्टी लगाएं, दंडित करें। पराली पर रोक होने के बावजूद पराली क्यों कर जल रही है, ये सब सवाल उठाए गए।
ज़िंदगी में बदलाव आता है और बदलाव के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हम प्रकृति से हैं, हम हम पर प्रकृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम बदलने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मौसम जो ही बदलता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब असर पड़ता है, आपके अनुकूल नहीं प्रतिकूल होता है, तो ऐसे बदलाव के लिए या आपके अनुकूल नहीं हो रहा, तो आप बदलाव के लिए इंतज़ार न करें। आप खुद बदलाव के लिए, बदलने के लिए आबो हवा को भी मजबूर कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ देना ही है, ये अगर मनोभाव हो। आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं। हम उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। जब चढ़ाव आता है तो बेहद खुश होते हैं, और जब उतार पर ज़िंदगी आती है तो हम दुखी, हैरान, परेशान, डरे डरे से हताश, तनावग्रस्त हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं या स्टिमुलेटर, आपको प्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि ये परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। कोई भी जीवन ठहरा हुआ नहीं रह सकता, एक जैसा जीवन नहीं हो सकता। ये बदलता रहता है, समंदर की लहरों की तरह। समंदर की लहर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। इस तरह से लहरें आती रहती है रोज़। जब समंदर में ज्वार आता है और जब भाटा आता है तो लहरें शांत हो जाती है, लगभग समंदर शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम रात्रि में विश्राम करते हैं और दिन भर हम बाकायदा हलचल में रहते हैं, अपने काम पर रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं। तो ये चीज़ें रात और दिन की तरह हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन हर दिन वैसा ही नहीं होता। आपकी प्रतिकूल भी स्थितियाँ हो सकती है। तो ऐसे में प्रतिकूल स्थितियों में भी हम सर्वश्रेष्ठ कैसा दे सकते हैं, तनाव मुक्त होकर के कैसे रह सकते हैं, ये सब करने के लिए हमें मन को समझाना होता है। यूँ कहते हैं कि जो निगेटिव, नकारात्मक सोचता है वो व्यक्ति चिंता में भी रहेगा, डरा हुआ भी रहेगा, बीमारग्रस्त भी रहेगा। बीमारी से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, खुद के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए भी। बुद्ध जिसे कहते हैं करुणा, करुणा कैसे जगाएं। आपके अंदर से जब ये बात आती है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो, तो संभवतः हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। और ये दौर तनाव का है, भागम भाग का है। स्कूल में पढ़ें या कॉलेज में या कोचिंग में जाएं, कोचिंग में जाने वाले क्यों कर आत्महत्या कर रहे हैं, या एमबीबीएस करता हुआ भी आत्महत्या कर लेता है, और एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनने के बावजूद भी आत्महत्या कर सकता है। तो क्या किया जाए। हमें हर हाल में सर्वश्रेष्ठ देना है, ये बिंदु बहुत कुछ कहता है। तो आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद।